नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन कौशिक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पावर माइंड पर। आज हम डिस्कस करने वाले न्यूज़ का एक ऐसा आर्टिकल जिसमें बहुत ग्रेट न्यूज़ हमारे सामने आ रही है। और न्यूज़ ये है कि भारत की इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट का जो पर्पस है, प्रोसेस है, वो बढ़ गया है, जिसके अंदर देश में अब जो डाउनफॉल देखने को मिल रहा था, एक तरीके से डिसलरेटेड देखने को मिल रहा था, वो एकदम से हाइक हुआ है, इम्प्रूव हुआ है। और इम्प्रूव होने के बाद में अब वो सारी चीज़ें दोबारा से तेजी से बढ़ने लग जाएंगी जो जो इकोनॉमी के अंदर कोरोना के टाइम पीरियड में डाउन हो गई थी। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि कोरोना एक ऐसा समय आया था जिसके अंदर लगभग जो इन्वेस्टमेंट थी वो कम होने लग गई थी। हालात जो देश के थे वो बद से बदतर होते जा रहे थे। और जो बड़े बड़े हाउसेस थे जो बेसिकली इन्वेस्टमेंट करके देश के अंदर अलग अलग प्रोग्रेस या प्रोजेक्ट्स को, पावर प्रोजेक्ट्स को चला रहे थे, वो डाउन होने लग गए थे। अब ऐसी परिस्थिति में आपने नोटिस किया होगा कि भारत हर साल लगभग 7% का ग्रोथ रेट दिखाता है। वही 7% का ग्रोथ रेट धीरे धीरे डाउन होते होते 6% तक पहुंच गया था। अब नोटिस किया जा रहा है कि उसमें इंप्रूवमेंट है। तो उस इंप्रूवमेंट का क्या बेनिफिट मिलता है, उस इंप्रूवमेंट को हम किस तरीके से पॉजिटिव मैनर में ले सकते हैं, किस तरीके से उस इंप्रूवमेंट को हम पॉजिटिव मैनर के साथ साथ आगे प्रोसीड कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी देर के अंदर। लेकिन हर बार जैसे हम 10 क्वेश्चन वोकैबुलरी के लेकर आते हैं, तो वे 10 क्वेश्चन कैसे हम पढ़ेंगे, कितना फोकस करेंगे, उनको हम देखते हैं, जो कि सभी कंपटीशन के एग्जाम्स में काम आते हैं। सबसे पहला वर्ड आता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डी रिलेक्शन। सबसे पहला इंपॉर्टेंट वर्ड है डी रिलेक्शन। डी रिलेक्शन का मतलब होता है अपनी ड्यूटी से, कर्तव्यों से हटना, ध्यान हटाना, या कर्तव्य को दूर हटा देना, कर्तव्य को पूरा ना करना, ध्यानहीनता कहा जाता है। इसके अगर मीनिंग को देखें तो कह सकते हैं नेग्लेक्ट और अबंडनमेंट। अबंडनमेंट का मतलब होता है किसी चीज को त्यागने का काम करना, चीजों को छोड़ देना। ऑफ ड्यूटी यानी कर्तव्य। फेलियर टू फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जो जिम्मेदारियां आपको दी गई हैं आप उसको पूरा करने में फेल हो रहे हैं, तो जिम्मेदारियों को पूरा ना करने में एकदम कामयाब ना होना, उसे हम कहते हैं डिरेलिक्शन। अगर हम बात करें इसके सिनोनियम में तो सबसे पहला वर्ड आता है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस के दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है लापरवाही, दूसरा अर्थ होता है नेग्लिजेंस का, दूसरा अर्थ होता है किसी चीज को, ड्यूटी को पूरा ना करना। ऐसे ही अगला वर्ड आता है अबंडनमेंट। अबंडनमेंट मतलब होता है चीजों को त्याग देना। तीसरा वर्ड आता है रिस्पॉन्सिबल से इररिस्पॉन्सिबल, और रिस्पॉन्सिबिलिटी से इररिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये तीनों वर्ड हमारे लगभग डेली यूज में इस्तेमाल होते हैं। तो आपके लिए मेन वर्ड जो याद करना है वो याद करना है डी रिलेक्शन। हम जानकर ऐसे वर्ड लेकर आते हैं जो एग्जाम में कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे। विरोध की बात करते हैं, एंटोनियम की बात करते हैं, तो डिलीजेंस कहते हैं हर बारीकी को बहुत ध्यान से देखना, हर बारीकी को बहुत ध्यान से पूरा करना, बहुत बारीकी से किसी काम को करना। रिस्पॉन्सिबल बन सकता है, अटेंटिवनेस बन सकता है। अटेंटिव का मतलब होता है, अटेंटिव होता है जो हर काम को बहुत ध्यान से पूरा करता है। जैसे कि हम कहते हैं इसे विजिल भी कह सकते हैं। विजिल, विजिल कहते हैं एक्टिव को। विजिल से विजिलेंस वर्ड बना है, ये बात याद रखिएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो एम्प्लॉयज डिरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी यानी उस एम्प्लॉय का डिरिलेक्शन यानी कर्तव्य से हीनता, ध्यान ना देना अपनी ड्यूटीज के लिए, रिजल्टेड यानी कि रिजल्ट लेकर आया सिग्निफिकेंट लॉसेस फॉर द कंपनी, बहुत भारी मात्रा में लॉसेस को लेकर आया। अब आप नोटिस करते हैं बिहार के अंदर भी तो यही हुआ। बिहार में भी तो लोगों ने अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं किया। कर्तव्यों को पूरा किया होता तो इतना बड़ा नव निर्माण जो हुआ था पुल का वो एकदम से धराशाही नहीं होता। सेम इसी प्रकार से पुल गिरने की तो चलो बातें आती हैं, ऐसे कितने कर्तव्य परायणता कि बेसिकली फेलियर के आप सीजन देखेंगे। अभी ओडिशा के अंदर जो बेसिकली ट्रेन हादसे हो रहे हैं उनके अंदर भी आप नोटिस करेंगे कि ये किस लिए हो रहे हैं, क्योंकि लोग अपने ड्यूटीज को पूरा नहीं कर रहे, कर्तव्यों से बच रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारी आप फेलियर देखते हैं जब कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हटता है, तो ऐसे में कंपनी को, देश को, इंसान को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो दूसरा वर्ड आगे आगे हमारे पास में दूसरा वर्ड है बचा नोटी। बोलते हैं इसको नोटी है लेकिन इसका स्पेलिंग के से स्टार्ट होता है। वैसे अगर नॉटी को पढ़ते हैं तो नॉटी का स्पेलिंग होता है NAUGHTY। नॉटी होता है शैतान, जबकि कई जगह पे वर्ड लिखा जाता है हॉटी। हॉटी कहते हैं घमंडी को, हॉटी कहते हैं घमंडी, दो अलग अलग स्पेलिंग है। नॉटी होता है एक विशेषण जिसे हम कहते हैं जटिल। जटिल कहते हैं उस चीज को जिसे सुलझाना बड़ा मुश्किल हो, जिसे हम कहते हैं मैशअप कहते हैं। मैशअप एक वर्ड आपने सुना होगा, एक ऐसा डिफिकल्ट
डिफिकल्टी भरा काम जो आपस में मिक्सअप हो चुका है, उलझ चुका है, सुलझाना बहुत मुश्किल है। इंटरवोवन भी एक बहुत अच्छा वर्ड है इसके लिए। इसी को कहते हैं डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स या इंट्रिकेट वर्ड, बहुत अच्छा है। इंट्रिकेट वर्ड जो होता है ये दर्शाता है बच्चे कॉम्प्लेक्स को। कॉम्प्लेक्स वर्ड याद कर लेना, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे यदि बढ़ते हैं तो इसके साइनोनियम्स को पढ़ते हैं। साइनोनियम में सबसे पहला वर्ड आता है कॉम्प्लिकेट। कॉम्प्लिकेट बहुत अच्छा वर्ड है। कॉम्प्लेक्स हो गया। प्रीप्लेक्स वर्ड बहुत अच्छा। प्रीप्लेक्स होता है उलझन भरा, टेंशन भरा पॉइंट, ऐसा पॉइंट जिसे सुलझाना मुश्किल हो। इम्पॉसिबल प्रॉब्लम सीमिंग इम्पॉसिबल टू सॉल्व, यानी कि कोई सॉल्व नहीं हो सकती। इसी के लिए एक मुहावरा हम यूज करते हैं गॉर्डियन नॉट का। इसी के लिए एक मुहावरा यूज होता है गोर्डियन नोट। गॉर्डियन नोट का मतलब होता है एक अनसुलझी गुत्थी, एक ऐसा पॉइंट जो बहुत ज्यादा उलझा हुआ है जिसे सुलझाना इम्पॉसिबल है। अपोजिट देखते हैं तो सिंपल इसका एक अपोजिट बनता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है जो मुंह पर कह दे, स्ट्रेट जो भी बात हो क्लियर कह दे। अनकॉम्प्लिकेटेड यूज किया जा सकता है, अनकॉम्प्लिकेटेड की जगह ट्रांसपेरेंट कॉन्वर्सेशन कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन की जगह एग्जाम्पल देखते हैं तो मैथ्स की जो प्रॉब्लम है was so naughty, वो इतनी उलझी हुई होती है that even the best स्टूडेंट्स, यहां तक कि जो सबसे विशिष्ट विद्यार्थी भी जो होते हैं उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है उस सवाल को सॉल्व करने के लिए। ये तो बहुत साधारण सा पॉइंट है कि कई बार मैथ्स के सवाल इस प्रकार से आ जाते हैं कि कुछ विद्यार्थी या जो एकदम एक्सपर्ट विद्यार्थी होते हैं उन्हें भी ताकत लगानी पड़ जाती है उन सवालों को सुलझाने में, उनका एग्जैक्ट आंसर पाने में। अगला वर्ड आता है कॉनोजियर। कॉनोजियर कहते हैं विशेषज्ञ। संगणक, संगणक का मतलब होता है एक्सपर्ट या एक ऐसा व्यक्ति जिसको किसी चीज के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होती है, बहुत अच्छी नॉलेज होती है, तारीफ के काबिल काम होता है उसका किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित। अब वो सब्जेक्ट फूड हो सकता है, ड्रिंक हो सकता है, डांस हो सकता है, आर्ट हो सकता है, कई प्रकार से हम इस वर्ड को यूज करते हैं। तो डांस, आर्ट, ड्रेसिंग, फैशन, ये सभी चीजें इसी में आ जाती हैं। अब आता है इसके सिनोनियम में, तो दो वर्ड तो आप जानते हैं, एक्सपर्ट और स्पेशलिस्ट। अथॉरिटी वैसे कहते हैं जिसके पास किसी चीज का एकल अधिकार हो, संभालने का तरीका हो या पूरा कंट्रोल हो, उसे अथॉरिटी कहते हैं। अपोजिट में एक वर्ड आपने सुना होगा अमेचर। अमेचर के साथ एक मुहावरा आता है बुल इन चाइना शॉप। बुल इन चाइना शॉप, ये मुहावरे हैं नौसिखिए के। नौसिखिए के लिए आजकल नया वर्ड यूज किया जाता है टायरो। टायरो के बाद एक वर्ड यूज किया जाता है नियोफिट्स। NEOPHYTES, नियोफिट्स। इनका मतलब क्या होता है? नौसिखिया। नौसिखिया, इसको लिखते जाइएगा जो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, काम आती हैं ऐसी वोकैबुलरी भर भर के। एग्जाम्पल है, क्या है देखते हैं। सबसे पहले सारा एक पर्सन का नाम है, इज अ कॉनोजियर। कॉनोजियर यानी एक्सपर्ट है, किस चीज में है? क्लासिकल म्यूजिक में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। एंड कैन डिस्कस, और डिस्कस कर सकता है द नॉनसेंस ऑफ डिफरेंट कंपोजर्स एंड देयर वर्क्स। यानी कि अब किसी व्यक्ति के बारे में कहता है कि भाई उस व्यक्ति को तो बेहद नॉलेज है, एक्सपर्ट व्यक्ति है म्यूजिक के अंदर, डांस के अंदर, कला के अंदर, और वो उससे संबंधित दूसरे लोगों के कामों की कमियां, गलतियां, गतिविधियां, सब चीजें डिस्कस कर सकता है, सब चीजों के बारे में बता सकता है, बता सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम वर्ड यूज करते हैं कॉनोजियर। कॉनोजियर का मतलब फिर से समझ लीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हो और दूसरों की गलतियां निकाले। इसे एक वर्ड और बनता है, डिलेटेंट भी वर्ड बनता है। डिलेटेंट एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज किया जाता है। मैं चाहूंगा आप इसे भी देख लीजिए। DILETTANTE, डिलेटेंट। डिलेटेंट का मतलब होता है एक्सपर्ट, जो दूसरों की क्रिटिसाइज करने की क्षमता रखता हो।
नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास एक्सिलरेट। एक्सिलरेट मतलब एक वर्ब, इसका अर्थ होता है किसी को उत्साहित करना। उत्साहित करना मतलब किसी को इंसाइट करना। इसके लिए एक वर्ड आप लिख सकते हैं इंसाइट। हालांकि इंसाइट का मतलब कई लोग प्रोवोक लेते हैं, प्रोवोक या प्रोवोकेशन से लेते हैं, भड़काने या उकसाने से लेते हैं, लेकिन हर बार इसका अर्थ भड़काना या उकसाना नहीं होता है। अब एग्जाम्पल से पहले हम समझ सकते हैं टू मेक समवन फील वेरी हैप्पी, किसी काम के लिए किसी को बहुत खुश कर देना, एनिमेट कर देना, या ऐसे इलेट यानी दुख से बाहर निकाल देना कि वो बहुत ज्यादा क्या हो, एक्साइटेड हो जाए, एक्साइटेड हो जाए। तो थ्रिल, डिलाइट, इनवाइगोरेट, ये वर्ड बहुत अच्छा है। वाइगोरेट में वाइगर वर्ड समझ लीजिए। वाइगर एक वर्ड होता है, वाइटल और वाइगर, इसका अर्थ होता है जोश भरना। ये दवा के रूप में रिवाइटल की ऐप सुनी होगी, वाइगर करता है। वाइगर करता है यानी कि इंसान के अंदर किसी भी प्रकार की कमी, जोश की कमी को पूरा करने के लिए वाइगरेट वर्ड का यूज किया जाता है। वाइगरेट वर्ड का यूज किया जाता है। तो इसका एंटोनियम देखते हैं। एंटोनियम में एक वर्ड आता है डिप्रेस कर देना, यानी किसी व्यक्ति को उदास बना देना। ग्लूमी एक वर्ड सुना होगा आपने, ग्लूमी, दुखी कर देना, सैडन कर देना, डैम्पन कर देना, डिस्करेज कर देना। डैम्पन आजकल बहुत ज्यादा यूज होता है, इकोनॉमी के लिए भी वर्ड यूज करते हैं हम डैम्पन। डैम्पन का मतलब होता है किसी चलती हुई इकोनॉमी में स्लो डाउन को दर्शाने के लिए। एग्जाम्पल कहते हैं द थ्रिलिंग रोलर कोस्ट राइड। रोलर कोस्ट राइड आपने देखा होगा, जूते के नीचे 4 पहिए लगे होते हैं, उसके ऊपर शू बना होता है, कुछ इस प्रकार का शू बना होता है। तो रोलर कोस्टर की जो राइड है एक्सिलरेट करती है, जोश भरती है विद्यार्थियों में, बच्चों में। विद्यार्थियों में, बच्चों में जोश भरती है, विद्यार्थियों में, बच्चों में जोश भरती है, और उनके चेहरों पे एक भारी मुस्कान लेकर आती है। स्माइल्स टू देयर फेसेस, और एक जबरदस्त मुस्कान उनके चेहरों पर लेकर आती है। तो इसको क्या कहेंगे बच्चा, इसको कहेंगे एक्सिलरेट करना। यानी कि जब हम खेलने जाते हैं, कूदने जाते हैं, एंजॉय करते हैं, तो हम बहुत ज्यादा एक्सिलरेटेड होते हैं, बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं, जोश में भरे हुए होते हैं। ऐसा ही एक वर्ड सुना होगा पम्प एंड शो। ऐसा ही एक वर्ड सुना होगा पॉम्प एंड शो। पॉम्प एंड शो का मतलब होता है शोभायान। शोभायान यानी पॉम्पस। पॉम्पस शोभा, शोभायान या वैभव को दर्शाता है, अमीरी को दर्शाता है, या एक तरीके से मान सम्मान इज्जत को, सेक्शन को दर्शाता है। अब इसी में क्या कहते हैं, हैविंग एन एग्जगरेटेड। एग्जगरेटेड का एक अर्थ होता है बढ़ा चढ़ाकर बताना, इसे हम हाइपरबोल भी कह सकते हैं। बढ़ा चढ़ाकर बोलना, बढ़ा चढ़ाकर बोलना। सेंस ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस। सेल्फ इंपॉर्टेंस का मतलब जब हम किसी चीज में खुद की महत्वता को जरूरत से ज्यादा दर्शाते हैं। डिस्प्लेइंग एक्सेसिव डिग्निटी, जरूरत से ज्यादा डिग्निटी यानी वैभव और अपने मान को दर्शाते कि हम कितने रिस्पेक्टेड हैं। और ग्रैंडियर यानी अपना वैभव कि हम कितने पैसे वाले हैं, रईस है, नाम है, काम है, लोग हमारी इज्जत करते हैं, हमारे सामने झुकते हैं। तो इसको वर्ड यूज करते हैं शोभायान, यानी कि आप अपनी चीजों का व्याख्यान कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। व्याख्यान कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा यानी कि शो ऑफ कर रहे हैं। फ्लॉन्टिंग का मतलब होता है दिखावा करना। फ्लॉन्टिंग होता है दिखावा करना, शोई भी होता है दिखावा करना। एरोगेंट होता है घमंड, और हॉटी मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, आपको याद होगा, पीछे ही शायद लिखा था मैंने हॉटी कहीं पे, घमंडी को दर्शाने के लिए। जी, ये लिखा हॉटी घमंडी को दर्शाने के लिए, उलझन भरा, घमंडी, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, वर्ड क्या है हमारे पास में, ठीक है जी, ये रहा। ऑपोजिट देखते हैं, तो ऑपोजिट में एक वर्ड आता है हम्बल। हम्बल ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास होता सब कुछ है, पैसा वैसा सब कुछ है, लेकिन वो घमंडी नहीं है, घमंड नहीं करता किसी चीज का। मॉडेस्ट, मॉडेस्ट होता है बहुत सोच समझ के बोलने वाला, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति। अनप्रिटेंशियस, प्रिटेंशियस मतलब दिखावा करना, प्रिटेंशन होता है दिखावा करना, प्रिटेंड पहले ही अंदाजा लगा लेना, और अनप्रिटेंशियस कहते हैं जो व्यक्ति पहले दिखावा नहीं करता। डाउन टू अर्थ ऐसा व्यक्ति जो घमंडी ना हो। एग्जाम्पल कहते हैं द सीईओ, सीईओ का पॉम्पस बिहेवियर। सीईओ अपोस्ट्रोफे का अर्थ होता है का, पॉम्पस यानी दिखावे भरा बिहेवियर, घमंडी बिहेवियर, दिखावेबाजी का। ड्यूरिंग द मीटिंग, मीटिंग के अंदर। अनॉयड द एम्प्लॉयज, अनॉयड होता है चिढ़ा देना, अनॉयड द एम्प्लॉयज यानी एम्प्लॉयज को चिढ़ा दिया। एंड क्रिएटिव एंड नेगेटिव एटमोस्फेयर, और क्रिएट कर दिया एक नकारात्मक एटमोस्फेयर, नकारात्मक एटमोस्फेयर क्रिएट कर दिया घमंडी व्यवहार ने। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास, कभी कभी देखा है ना, एक आध व्यक्ति का व्यवहार इतना घमंडी होता है कि बस क्या बताएं, उसमें सामने वाले के अंदर दूसरे की नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है कि नहीं यार इससे बात नहीं करनी, बेकार आदमी है। अगला वर्ड है आयोटा, आयोटा या ओटा, इसे हम बोलते हैं, इसको वर्ड कहते हैं बिंदु। बिंदु वैसे तो काफी सारे होते हैं, केंद्र बिंदु, जैसे एपी सेंटर वर्ड सुना होगा आपने, केंद्र बिंदु के लिए जैसे वर्ड आता है एपी सेंटर, तो ऐसे ही बिंदु के लिए वर्ड आया क्या, आयोटा या ओटा। अ स्मॉल और इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, किसी चीज की नगण्य मात्रा। नगण्य मात्रा, नगण्य का मतलब होता है, नगण्य ऐसे नहीं लिखते शायद, नगण्य, नगण्य मात्रा जी। नगण्य मात्रा का मतलब होता है जब किसी चीज की संख्या, सीमा, मात्रा बहुत कम होगी तो उसके लिए वर्ड यूज होता है आयोटा। आयोटा मीन्स बहुत छोटी, टिडबिट कह सकते हैं इसके लिए। बहुत अच्छा मुहावरा और फ्रेज आपने यूज किया होगा, टिडबिट। टिडबिट का मतलब होता है बहुत छोटा, टिडबिट। अब यहाँ पे बिट तो यूज किया ही हुआ है, ट्रेस करना किसी चीज को बहुत छोटा। स्मिटगन इंपॉर्टेंट वर्ड, नया वर्ड है। स्पेक और फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट वैसे कहते हैं किसी चीज के फ्रेगमेंटेशन हो जाना, बट जाना, छोटे छोटे सेक्शंस में डिवीजन हो जाना। लेकिन कोई बात नहीं, हम इस फ्रेगमेंट को बिंदु या छोटा हिस्सा भी कह सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हर चीज के छोटे फ्रेगमेंटेशन को ध्यान देते हैं तो हम उस लिमिट तक पहुंच जाते हैं जो लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अपोजिट देखें तो कम का अपोजिट होगा ज्यादा, ज्यादा के लिए तीन वर्ड आ गए। अबंडेंस होता है पर्याप्त या प्रचुर मात्रा। प्लेंटी का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा, होल का मतलब भी होता है काफी। एग्जाम्पल, शी डिड नॉट शो एन आयोटा ऑफ इंटरेस्ट, उसने जरा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया इन हिज स्टोरी, उस लड़के की स्टोरी में। एंड कंटिन्यू टू फोकस ऑन हर बुक, उसने जरा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया और सिर्फ फोकस करती रही, सिर्फ और सिर्फ पढ़ती रही, किसमें, अपनी किताबों में, अपनी किताबों में लगी रही, पढ़ती रही, और उसने कभी भी जरा सा भी इंटरेस्ट क्रिएट नहीं किया किसी भी नई चीज के अंदर। कई बार होता है ना, समटाइम वी नेवर शो एनी काइंड ऑफ आयोटा इन द थिंग्स, आयोटा इन द थिंग्स एंड आयोटा इन द मूवीज, मूवीज में हम इंटरेस्ट नहीं दिखाते, कई ऐसी मूवीज होती हैं। अपोजिट होता है ब्रेक द लेग, ब्रेक द लेग में अगर हम ब्रेक द आइस लिखते हैं बच्चा, अगर हम लिखते हैं ब्रेक द आइस, तो ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हम कहते हैं चुप्पी तोड़ने की बात करते हैं। चुप्पी तोड़ने का मतलब होता है टू रिवील, रिवील कर देना, छुपी हुई बातों को सच सच बता देना, रिवील कर देना। लेकिन यहाँ ब्रेक अ लेग है, पैर तोड़ने की बात हो रही है। अब ब्रेक अ लेग का मतलब होता है टू अ वे ऑफ विशिंग समवन गुड लक, यानी कि एक तरीका होता है जिसके अंदर हम कहते हैं कि गुड लक के लिए। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो नए जहाज, नई शिप्स या नई बेसिकली व्हीकल्स लेते हैं, तो भारत में भी क्या करते हैं, उसके एक टायर पे गाड़ी लेके चलते हैं ना, नई गाड़ी लेते हैं तो उसके एक टायर के नीचे कुछ नींबू, अखरोट, अखरोट कह रहा हूँ, नारियल, कुछ ऐसी चीजें रखते हैं ताकि उससे कोई चीज को तोड़ा जा सके और शुभ कामनाएं की जा सके। सेम ऐसे ही लोग अलग अलग तरीके से गुड लक के साइन और सिंबल बनाते हैं। सक्सेस हो स्पेशली बिफोर परफॉर्मिंग एन इवेंट, कई बार किसी भी इवेंट को शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ ब्रेक अलग करते हैं, यानी कि कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे सामने वाले को क्या हो, टचवुड वाली सिचुएशन हो कि अच्छा काम हो जाए। गुड लक या बेस्ट विशेस, अपोजिट में कहते हैं बैड लक या मिस फॉर्चून। मिस फॉर्चून तो समझते होंगे, बदकिस्मती। चलिए जी, एग्जाम्पल की बात करते हैं। यू आर गोइंग टू डू ग्रेट इन योर प्रेजेंटेशन, ब्रेक अ लेग। आगे बढ़ो, जब हम कहते हैं बहुत बढ़िया, शुरुआत करो, जीवन की लक्ष्य को उठाओ, तुम आगे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो जीवन के अंदर, तो अब उसके लिए वर्ड यूज होता है ब्रेक अ लेग। ऐसे ईडियम्स जो होते हैं ये राइटिंग और रीडिंग को काफी इंप्रेसिव बना देते हैं, इसीलिए हम हर बार क्या करते हैं कि 5-7 वोकैबुलरी के वर्ड विद एंटोनियम और साइनोनियम और कुछ ईडियम्स लेकर आते हैं ताकि एक बच्चे के सामने मल्टीपल वेराइटी ऑफ थिंग्स आ जाए। अ पेनी फॉर योर थॉट्स, अ पेनी फॉर योर थॉट्स मतलब क्या है, पेनी वैसे कहते हैं सिक्के को, किसी भी चीज देश की करेंसी को, जैसे कहते हैं ना 2 पैसे की सोच है या घटिया सोच है या ऐसी सोच है, या फिर किसी चीज की शेयर करना, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। अ वे ऑफ आस्किंग समवन व्हाट दे आर थिंकिंग और फीलिंग ऑफन व्हेन दे अपीयर टू बी लॉस्ट इन द थॉट, अक्सर होता है कई बार कुछ लोग सोच में, गहरी सोच में खो जाते हैं,
सोच में, गहरी सोच में खो जाते हैं। और सोच में, गहरी सोच में खो जाने के बाद अक्सर क्या देखा जाता है कि जब गहरी सोच में खो जाते हैं तो उन्हें लगता है या दूसरों को लगता है कि वो कहीं पे अदर ध्यान में। तो उस परिस्थिति में हम क्या करते हैं, सवाल पूछते हैं अक्सर उसका ध्यान खींचने के लिए, आर यू हेयर, क्या हुआ, यहीं हो, सब ठीक तो है। ऐसे वर्ड्स के लिए हम यूज करते हैं अ पेनी फॉर योर थॉट। शेयर योर थॉट्स एक सिंपल सा एग्जांपल बनता है, व्हाट इज ऑन योर माइंड, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, हम इस सवाल को करते हैं। हालांकि ये एक मुहावरा है जो बहुत लीस्ट यूज होता है लेकिन कई बार यूज हो जाता है, तो जाहिर सी बात है हम इसको देखते तो हैं ही। अब आपने कई बार सुना होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि कोई भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स बात करते हैं तो दे नेवर डिस्कस ऑल द थिंग्स रैपिडली, वो कभी भी सारी चीजें एक ही बार में सब मुंह नहीं खोल देते हैं। समटाइम दे टेक टाइम टू प्रेजेंट द पॉइंट्स, ये कई बार क्या होता है, समय लेते हैं बातों को दर्शाने के लिए, तुरंत सारी चीजों को नहीं बोला जाता है। तो उसके लिए हम कहते हैं कि व्हाट इज ऑन योर माइंड, व्हाट इज योर माइंड मतलब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। कीप योर थॉट्स टू यू योर सेल्फ, अपनी बातों को दिमाग में रखना, अपने पास रखना। रिमेन साइलेंट इसके अपोजिट है, लेकिन ये कोई एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, ये लगभग वर्ड्स है, ये एग्जैक्ट इंटोनियम नहीं है। यू सीम क्वाइट टुडे, तुम आज बहुत शांत हो, कहाँ खोए हुए हो। अ पेनी फॉर योर थॉट मतलब कहने का कि तुम्हारा दिमाग कहाँ पर खोया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ग्लिटजी एक बहुत अच्छा वर्ड है, ग्लिटजी ग्लिटरिंग से बना हुआ वर्ड है। ग्लिटर जो होता है इसका मतलब होता है चमक या भव्य। ग्लिटर का अर्थ होता है किसी चीज की चमक या भव्य, चमकदार होना। हालांकि कपड़ों में जब आप यूज करते हैं चमकीले कपड़ों के लिए तो आप एक वर्ड यूज करते हैं और वो वर्ड होता है गाउडी। एक वर्ड होता है गाउडी। गाउडी कहते हैं चमकीले अटायर को, बहुत चमकीले कपड़ों को। इसके लिए हम यूज कर सकते हैं अट्रैक्टिंग अटेंशन विद शोई और फ्लैशी डिस्प्ले। कई बार हम किसी को अट्रैक्ट करते हैं अपने चमकीली ड्रेसिंग से, डिस्प्ले से, आउटलुक से, तो हम इसको यूज करते हैं। वर्ड आता है हमारे पास ग्लैमरस। सिनोनियम देखते हैं तो शोई, ग्लैमरस, फ्लैशी, ये तो इजी वर्ड है। डेजलिंग डेजल से बना, हालांकि डेजलिंग रेन से होता है कि रिमझिम बरसात होना, लेकिन डेजलिंग चमक के लिए भी आता है। स्पार्कलिंग सिंपल वर्ड। अपोजिट कहते हैं जो ज्यादा चमकीले अटायर, गाउडी अटायर कहते हैं। अटायर होता है चमकीले कपड़े। जैसे अक्सर आपने देखा होगा शादी विवाह में महिलाएं बहुत ज्यादा चमकीले कपड़ों को, वस्त्रों को, आभूषणों को पहनना पसंद करती हैं। अपोजिट में हमारे पास एक वर्ड आता है प्लेन। प्लेन का मतलब होता है जिसमें ज्यादा चमक नहीं होती है। प्लेन के बाद दूसरा वर्ड आता है मॉडेस्ट। मॉडेस्ट यानी सिंपल और सोबर बोला जाता है, जो ज्यादा चमकीले भव्य कपड़ों की बात नहीं करता। अनप्रिटेंशियस होता है जो प्रिटेंशन ना करे, दिखावा ना करे। प्रिटेंड ना करने के लिए, प्रिटेंड मैंने वर्ड बताया दिखावा करना, और अनप्रिटेंशियस होता है दिखावा ना करने वाला, दिखावा ना करने वाला। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं। द हॉस्टल्स ग्रैंड बॉलरूम, बॉलरूम जहां पे फंक्शन होता है, याद रखना बॉलरूम कहते हैं जहां पे फंक्शन होते हैं, बड़े हॉल्स को। वॉज डेकोरेटेड, होटल का जो बड़ा एक तरीके से रूम था वो डेकोरेटेड था विद ग्लिटजी डेकोरेशन, चमकीली डेकोरेशन थी। स्पार्कलिंग लाइट थी फॉर द न्यू ईयर्स ईव पार्टी, नए साल की जो ईव पार्टी थी, नए साल की पार्टी के लिए जो था होटल का रूम बहुत ज्यादा भड़कीला चमकीला था। आपने देखा होगा ना डिस्को लाइट्स लगा देते हैं, डिस्को लाइट्स के बाद में भिन्न भिन्न प्रकार की कलर्ड जो होती है पेंटिंग्स, आर्ट्स होती हैं, शीशे लगे होते हैं जिनमें लाइट्स जो होती हैं स्पार्कल करती हैं। तो ऐसे में लोगों को जब अट्रैक्ट किया जाता है ऐसी चीजें दिखा के तो हम उसे ग्लिटजी कह सकते हैं। पैरामाउंट होता है सर्वोपरि, सर्वोपरि यानी सबसे ऊपर, जिससे ऊपर कोई ना हो। इंपॉर्टेंट के लिए भी बोलते हैं, तो इसके लिए एक वर्ड आप याद कर सकते हैं, ज़ेनियत यूज कर सकते हैं, ज़ेनियत यूज कर सकते हैं। लॉफ्टी इसी का एक सिनोनियम है, ज़ेनियत और लॉफ्टी। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हाईएस्ट पीक को लॉफ्टी या कहा जाता है पैरामाउंट। किसी भी व्यक्ति को बोला जाता है इंपॉर्टेंट परिस्थिति होना, इंपॉर्टेंट सिचुएशन होना, किसी व्यक्ति का किसी काम में बहुत ज्यादा जरूरी होने के लिए भी पैरामाउंट यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट में हमारे पास एक वर्ड आता है बिग गन। बिग गन एक मुहावरा है, कई बार बोला जाता है बिग गन। बिग गन का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति। अपोजिट जानने से पहले सिनोनियम यानी सुप्रीम, डोमिनेंट, प्री एमिनेंट एक बहुत अच्छा वर्ड है। ठीक है, अपोजिट में अब सुप्रीम का अपोजिट बन गया प्राइमरी, भी एक होता है इंपॉर्टेंट।
प्राइमरी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इनसिग्निफिकेंट होता है जो इंपॉर्टेंट ना हो। सेकेंडरी, माइनर, सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट होता है सीनियर का जूनियर, यानी किसी के बाद आने वाला व्यक्ति। सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर्स इज पैरामाउंट फॉर एयरलाइन इंडस्ट्री, यानी हर एक पैसेंजर की सेफ्टी बहुत ज्यादा आवश्यक है प्रत्येक एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए। एयरलाइन इंडस्ट्रीज हमेशा प्रयास करती हैं कि सेफली लैंडिंग हो। हालांकि फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी याद रखना, पूरे वर्ल्ड के अंदर एयरलाइन इंडस्ट्रीज इज कंसीडर्ड एज द सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है कि अगर आप एयरलाइन की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा, सबसे कम एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो एयरलाइन इंडस्ट्रीज के द्वारा होते हैं, सबसे कम। सबसे कम का मतलब समझते हो, इसके बाद ही कोई दूसरा नंबर आए सो आए, अन्यथा और कोई चीज नहीं आती। ट्रेन्स को इसके बाद कंसीडर किया जाता है, उसके बाद रोड ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा खतरनाक कंसीडर होता है। बढ़ते हैं, वो कैब खत्म है, अब यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज है। इंडस्ट्रीज की बढ़ती हुई इंडस्ट्रीज को देख के कुछ चीजें समझ में आती हैं। सबसे पहली चीज समझ में आती है ग्रोथ। इंडस्ट्रीज को बढ़ती हुई देख के ग्रोथ के बाद हमारे दिमाग में आती है डेवलपमेंट। इन्हीं चीजों से हमारे दिमाग में आती है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के बाद एम्प्लॉयमेंट। भाई जाहिर सी बात है, जैसे जैसे देश में पैसा बढ़ेगा, पैसे खर्च होंगे, वैसे वैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ना कंपलसरी। एम्प्लॉयमेंट तो होगा ही होगा, क्योंकि नई बिल्डिंग, नए रोजगार, नया डेवलपमेंट कुछ भी होगा उसमें एम्प्लॉयज और रोजगार जनरेट होगा। रोजगार जनरेट होगा तो मॉनेटरी चेंज चलेगी, इकोनॉमी की चेंज चलेगी। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं एक लंबे अरसे से बंद पड़ी इंडस्ट्रीज जो थी वो दोबारा से अब बहुत तेजी से काम करती हुई नजर आ रही है। और ये एक तरीके से अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब जो है भारत के अंदर इन सभी इंडस्ट्रीज का रोल फिर से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। फिर दोबारा अब ये चीजें बहुत कामयाब, कारगर सिद्ध होने वाली हैं। कैसे देखते हैं। पहला तो एक पॉइंट पढ़ लो भाई, विद रिवाइवल इन इन्वेस्टमेंट। रिवाइवल यानी दोबारा जिंदा होना, वो इन्वेस्टमेंट जो लॉकडाउन के टाइम पे मर गई थी। मर गई थी मतलब कहने का इन्वेस्टमेंट लगभग खत्म हो गई थी, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी में। विल आउटपेस पीयर, यानी अब वो पीछे छोड़ रही है अपने प्रिय नेबर्स या पड़ोसियों को, या उन लोगों को जो उसके कंपटीशन में थे, जो उसके कंपटीशन में थे उनको पीयर मतलब पीछे छोड़ रही है। पीर प्रेशर वर्ड सुना होगा, पीर, पीर ये वही पीर है। पीर मतलब अपने से बड़े, अपने नॉन। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं, कैसे हैं देखते हैं भाई। इंडियाज पोस्ट कोविड इकोनॉमी रिकवरी। पोस्ट कोविड कहते हैं कोविड के जाने के बाद अर्थव्यवस्था का दोबारा से रिकवर होना। हैज बीन इन्वेस्टिंग फॉर फ्यूचर, यानी कि दोबारा से इन्वेस्टमेंट पा रहा है और भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। इट मेक्स द कंट्री एन आउटलायर इन इकोनॉमिक पार्लांस। इन्वेस्टमेंट beholds in a special place in assessing the quality of overall economic growth। जैसा कि हम देख रहे हैं, जैसे जैसे एक इन्वेस्टमेंट आ रही है, इकोनॉमी जो है अपने आप में फिर से बूम करने की तैयारी में, उठने की तैयारी में है, और अर्थव्यवस्था में ग्रोथ देखी जा रही है। अर्थव्यवस्था में ग्रोथ का मतलब पेस जो है स्पीड अप हो गया है। पहले पैसा ना होने के कारण जो अर्थव्यवस्था के अंदर जो मॉडल तैयार हो रहे थे, जो प्रोजेक्ट तैयार हो रहे थे, वो होल्ड हो गए थे, अब वो दोबारा से तेजी से शुरू हो गए हैं। एट एन एग्रीगेट लेवल, एक लगभग लेवल की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट इज नथिंग, इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होती बट स्पेंडिंग बाय इकोनॉमिक एजेंट। स्पेंडिंग का मतलब होता है खर्च किया जाना अर्थव्यवस्था के एजेंट्स के द्वारा। और वो एजेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज के एजेंट्स हो सकते हैं, प्राइवेट कंपनीज हो सकती हैं, और सरकारी विभाग वे भी हो सकते हैं जो सरकार के अलग अलग पैनल में एक्सपेंसेस देखते हैं। ऑन क्रिएशन कैपिटल एसेट, इससे क्या होता है, नई कैपिटल यानी कि नई संपदा, पैसा, उसके एसेट्स इंक्रीज होते हैं, पैसा धीरे धीरे बढ़ता है। इट कैन टेक द फॉर्म ऑफ ड्वेलिंग। ड्वेलिंग होता है किसी एरिया में रहना, नए नए बिल्डिंग्स का खड़े होना। मशीनरी एंड इक्विपमेंट एंड इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। अब इस चीज के अंदर हम कह सकते हैं जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो इन सभी चीजों में हो रही है, तो हम इन चीजों से अंदाजा ले सकते हैं। इन शॉर्ट रन, छोटे रास्ते यानी कम की बात की जाए, इन शॉर्ट यानी कम में बात की जाए, तो इन्वेस्टमेंट इन्फ्लुएंस करती है जीडीपी को।
ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी तो देश का जो जीडीपी है वो इन्फ्लुएंस होगा, और जब इन्फ्लुएंस होगा तो इसका इम्पैक्ट अदर पार्ट्स पर भी बहुत तेजी से देखने को मिलेगा। वाया ट्रांसैक्शनल, ट्रांसैक्शनल कहते हैं लेन देन को, इंपैक्ट ऑन जनरेशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। अब ये जो इंपैक्ट हुआ है जनरेशन ऑफ कैपिटल एसेट्स के अंदर, वो कब देखने में मिला है? जब ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट दोबारा से होने लग गया देश के अंदर, और जो कंपनियां सोई पड़ी थी, मरी पड़ी थी, वो एकदम से रिवाइवल हो गई। मोर इंपॉर्टेंटली अगर बात करें, इन लॉन्गर रन इट बूस्ट, बूस्ट यानी एकदम से तेजी से खड़ा करता है, आगे बढ़ाता है प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इकोनॉमी की, और इंक्रीज करता है ओवरऑल एफिशिएंसी, देश के अंदर जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज करता है। आप इस चीज को ये देखिए, देश के अंदर पीछे से या कहीं से इन्वेस्टमेंट आया, इन्वेस्टमेंट जैसे ही आया तो जो प्रोजेक्ट थे बड़े बड़े, उनमें दोबारा से पैसा लगना शुरू हो गया। ये प्रोजेक्ट्स रेडी होंगे तो इकोनॉमी में पैसा जो होगा वो सर्कुलेट होगा, और सर्कुलेट होने के बाद इकोनॉमी का जो चेन सिस्टम है, इको का जो चेन सिस्टम आपने सुना होगा, चेन सिस्टम का मतलब हर एक पर्सन कनेक्टेड होता है दूसरे से, तो ऐसे में हर पैसे को जो भी इन्वेस्टमेंट का आता है वो आगे फ्लोट होता है अलग अलग डायरेक्शंस में, और उससे इकोनॉमी बूस्ट होनी शुरू हो जाती है। अब इंडिया की इन्वेस्टमेंट की स्टोरी की बात करते हैं। इन केस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी की यदि बात करें तो शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है किसमें, इन शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट इन जीडीपी, नॉर्मल टर्म्स की बात करें तो रेफर करता है एक ऐसे पॉइंट को कि आप इन्वेस्टमेंट को ऐसे देखिए कि 2007 और 8 में किसी टाइम पीरियड में जो इन्वेस्टमेंट था वो था टोटल 35.8%, यानी उस समय में इतना भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट आता था। फिर धीरे धीरे अब बात करते हैं लॉकडाउन की, जब धीरे धीरे डाउन हुआ तो 2020-21 में लगभग 2 साल लॉकडाउन देखने को मिला, तो 27.3% का इन्वेस्टमेंट रह गया, यानी कि सभी ने अपने हाथ सिकोड़ लिए, जो इन्वेस्टमेंट आ रहा था वो बंद होने लगा, धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स को रोका जाने लगा क्योंकि मार्केट में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब जो नया साल, अब जो ये चल रहा है, अब जो साल चल रहा है, अब चल रहा है बच्चा 2022 से 23, द ईयर दैट सॉ अनप्रेसिडेंट ईयर, यानी कि एकदम से फ्लो देखने में मिला। डेस्पोडेंसी जो निराशा थी वो छूट गई, खत्म हो गई। वो जो डेस्पोडेंसी बनी हुई थी कोविड के द्वारा रिसेशन में, अब वो परिवर्तन देखने में मिल रहा है, अब उसको हम आगे छोड़ चुके हैं, पीछे छोड़ चुके हैं। हाउ एवर लॉन्ग विंटर ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी ठंडी पड़ी इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग विंटर एक मुहावरा है, ठंडे बस्ते में चीज पड़ी होना, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट रोक दी गई थी वो दोबारा से फ्लो हो गई। इज नाउ शोइंग कंक्लूसिव साइन, यानी कि अब दर्शा रही है पॉजिटिव साइन ग्रोथ के। इन्वेस्टमेंट रेट अब जो रिकवर हो रहा है, जो 2020-21 में गिरता जा रहा था, 27.3% था, वो लगभग 2% बढ़ गया है, और एक साल के अंदर अंदर 2% की ग्रोथ इन्वेस्टमेंट में अच्छी पॉजिटिव साइंस माने जाते हैं। मोर इंपॉर्टेंटली अगर बात की जाए, और ज्यादा बड़े एस्पेक्ट को बात की जाए, तो यहां कुछ पॉइंट्स है उनको समझना है। पॉइंट क्या है? इट अटेन्ड अ लेवल ऑफ 31.7% ऑन स्टैंड अलोन बेसिस ड्यूरिंग जैन मार्च 2023। अगर केवल जनवरी 2023 तक की बात करें, जनवरी से मार्च 2023 की बात करें, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये लगभग 31.7% तक अकेले पहले क्वार्टर में ही देखने को मिल गई थी। अब ये पिछले 35 क्वार्टर्स की बात करें तो 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, तो पिछले 35 क्वार्टर्स की बात करें तो जाहिर सी बात है ये इस बार की सबसे हाईएस्ट क्वार्टर की हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है। इट अकाउंटेड फॉर अ लिटिल, हालांकि ये देश की जो 6% की ग्रोथ दिखाते हैं उसमें बहुत लो रेट है कि 6.1% हो गया, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन से अर्थव्यवस्था की जो डाउन सेक्शन था वो गिरता जा रहा था। बहुत रेयर ऐसा देखने में मिला है इस बार जिसमें हम प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, और जीडीपी ने क्या किया, ग्रोथ की है, और ये ग्रोथ केवल और केवल देखने में मिली जनवरी से मार्च 2023 के बीच में। सेकेंड क्वार्टर चल रहा है और वो स्टेबल है, अभी कम नहीं हुई है। सो व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्वेस्टमेंट पिवोट इन द लास्ट 2 years? अब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो चुका है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने मिल रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल था इन्वेस्टमेंट के लिए पिछले 2 सालों में? बिसाइड द पेंडेमिक मॉर्फिंग, जिस तरीके से पेंडेमिक जो था विकराल रूप से बढ़ता जा रहा था, महामारी बढ़ रही थी छोटे छोटे हर एक राज्य के अंदर,
We believe that a multitude of domestic enablers have providing a nurturing environment for investing revive in last 2 years. अब उसके बाद ये देखने मिल रहा है कि जो महामारी के दौरान काम रुक गया था, जो महामारी के दौरान इन्वेस्टमेंट को डोमेस्टिक सेक्शन के लोगों ने यानी घरेलू उत्पाद बनाने वाले सेक्शन ने रिड्यूस कर लिया था कि नहीं भाई पैसा अभी उड़ाना नहीं, खर्च नहीं करना क्योंकि मार्केट डूबी पड़ी। तो ऐसी परिस्थिति में धीरे धीरे तेजी से उस इन्वेस्टमेंट को क्या किया जा रहा है, रिलीज किया जा रहा है और रिवाइवल किया जा रहा है। यानी कि हर एक व्यापारी जो है, अब ये नॉर्मली ये 2 साल क्यों लग गए ये भी लॉजिक समझना है, 2 साल लगने के लॉजिक समझना बच्चा। 2 साल लगने का सबसे पहला लॉजिक तो ये कंसीडर किया जाता है कि एकदम से भारी मात्रा में पैसा कभी भी इन्वेस्ट नहीं किया जाता है। इन्वेस्टमेंट जो होता है पैसे का धीरे धीरे होता है। हर कंपनी को एक डर होता है कि मार्केट में अगर पैसा इनफ्लो कर दिया जाए, डोमेस्टिक ग्रोथ के अंदर पैसा इनफ्लो कर दिया जाए और कोविड-19 के बाद से मार्केट का डाउनफॉल देखते देखते हर एक व्यक्ति रिस्क फैक्टर को देखते हुए पैसे को लगाता है कि रिस्क कितना ज्यादा है और कितना कम है। अगर रिस्क कम होगा, स्टेबल होने के चांसेस ज्यादा होंगे, तो पैसे को इन्वेस्ट करके आउटपुट कमाने की कोशिश की जाती है। ये बात ध्यान रखिएगा। इसी वजह से कोविड के बाद रिवाइवल में टाइम लग गया और अब धीरे धीरे वो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता जा रहा है। यहाँ पे ये एक ग्रोथ सा दिखाया गया है, ये चेंज दिखाया गया परसेंटेज इन पॉइंट्स के अंदर। ये थोड़ा इमेज ब्लर हो रही है, मुझे पता है, लग रहा है, मैं जानता हूं कि इमेज यहाँ पे ब्लर हो रही है। तो ये जो इमेज यहाँ पे ब्लर हो रही है, इस इमेज में हमें क्या देखने में आ रहा है? इमेज में देखने में आ रहा है कि वर्ल्ड में केवल और केवल 2022 से या 19 से 22 तक केवल 1 पॉइंट का ग्रोथ देखने में मिला है। ऐसे ही 22 से 28 तक की फॉरकास्ट देखें तो 0% ग्रोथ है, यानी कि 2022 तक थी, 23 में आगे फॉरकास्ट है कि आगे उम्मीद कम है ग्रोथ की। ऐसे इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ की उम्मीद बहुत कम है। डेवलप्ड कंट्रीज की यदि बात करते हैं तो डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर यही ग्रोथ रेट जो पड़ रहा है वो पड़ रहा है 0.6% का। हालांकि फ्यूचर में ये डेवलप्ड कंट्रीज में ये भी पूरा का पूरा नेगेटिव सेक्शन देख रहे हैं, 0.7% का जा रहा है। ऐसे ही डेवलपिंग कंट्रीज की बात करते हैं तो डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो ये पॉजिटिव साइन दे रहा है इस समय सबसे तेजी से 1.2% का, जो कि 0.1% की ग्रोथ दिखाता है। इसी के आधार पर इंडिया ने 6.1% की ग्रोथ दिखाई। इंडिया की बात करें, केवल इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर 1.5% 2019 से 22 के अंदर देखने को मिला, लेकिन उसके बाद से केवल क्वार्टर की बात करें तो 3.4% का इन्वेस्टमेंट ग्रोथ देखने में मिल रहा है। अब जब हम इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट ग्रोथ की जब बात करते हैं तो एक चीज हमारी समझ में बहुत अच्छे से आ जाती है। क्या चीज समझ में आती है? हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में इंडिया का जो प्रोग्रेस रेट है अब एकदम से उठना शुरू हो गया है। इसमें मौजूदा सरकारों के भी हालात होते हैं, पुरानी सरकारों के किए हुए एफर्ट्स भी होते हैं जिनके रिजल्ट हमें तेजी से मिलने शुरू हो जाते हैं। अब एक सवाल आता है दिमाग लगाने वाला कि भारत को ना तो इन्होंने डेवलपिंग कंट्रीज में रखा है, भारत को ना ही डेवलप्ड कंट्रीज में रखा है, तो फिर आप इसे क्या कैसे मान सकते हैं? भारत की इकोनॉमी की जब स्टडी की जाती है तब एक चीज पता चलती है कि डेवलपिंग नेशन से ये लिस्ट से आगे निकल चुका है, लेकिन अभी भी ये डेवलप्ड कंट्रीज के लिस्ट में नहीं है। तो ये एक सिनेरियो जो है, इसीलिए ये ना तो इसमें ना ही इसमें कंसीडर होता है। इंडिया का स्कैडर इसलिए इधर अलग दिखाया जाता है। दूसरी बात, जब हम इंडिया का ही इन्वेस्टमेंट को स्टडी करेंगे तो जाहिर सी बात है इसको अलग दिखाया जाएगा। इस समय सबसे लोअर सेक्शन में देखा जाए, बढ़ते हुए इंडिया है, लोअर सेक्शन में कोरिया, नॉर्थ कोरिया जो है सबसे ज्यादा नेगेटिव सेक्शन लेकर आता है। कोरिया की बात करते तो कोरिया अकेला एक ऐसा देश बन चुका है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट के नाम पर कोई देश एग्री नहीं करता जाके उसमें इन्वेस्ट किया जाए। चाइना को छोड़ दो तो कोई देश ऐसा नहीं है जो कोरिया में इन्वेस्टमेंट कर सके। अफ्रीका में की गई इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। तो ये सब समस्याएं क्रिएट होती हैं किस चीज से? ये इन्वेस्टमेंट के और ग्लोबल इंडेक्सेस से क्रिएट होती है। ये ग्लोबल इंडेक्सेस से क्रिएट होती हैं ये सारी चीजें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉलिसी शिफ्ट टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट, पॉलिसी शिफ्ट हुई किसकी तरफ? इन्वेस्टमेंट की तरफ। फॉरमोस्ट इन पॉलिसी एनवायरनमेंट डिस्पाइट फिस्कल
चेंजेस, हालांकि ईयर चेंज हुआ है। एसोसिएटेड विद द पोस्ट कोविड पीरियड द गवर्नमेंट टुक टू बोल्ड पॉलिसी कॉल्स, हालांकि अभी तक बात की गई है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ा। अब इन्वेस्टमेंट के रीजन देखें तो रीजन में पता चलता है कि सरकार ने दो बड़ी पॉलिसीज को कॉल किया है, दो बड़ी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया है। अब यहां पे दो पॉलिसीज कौन सी है, पहली क्या है, फर्स्ट वॉज टू इन्फ्यूज कॉन्फिडेंस बाय प्रायोरिटाइजिंग काउंटर साइकिल फिस्कल पॉलिसी एंड टेक ऑन द बैटन, बैटन का मतलब सपोर्ट देना इन्वेस्टमेंट को ताकि इकोनॉमी बूम करे। व्हेन द प्राइवेट सेक्टर अंडर स्टेबल विड्रू ड्यू टू द फियर ऑफ सिचुएशन, सबसे पहली बात क्या कि प्राइवेट सेक्टर जो किसी भी परिस्थिति में, कोविड की परिस्थितियों में खुद को कमजोर मानने लग गया था, डरने लग गया था, उस डर को खत्म करके उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करना सबसे ज्यादा जरूरी था। और वही काम इस गवर्नमेंट ने किया। सबसे ज्यादा क्या किया, इन्होंने इन्फ्यूज किया है, इन्फ्यूज किया है, भरा है, कॉन्फिडेंस भरा है कि आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, गवर्नमेंट आपके साथ में है। आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में यही कारण था, इसी कॉन्फिडेंस की वजह से गो एयर जो थी वो अपने आप को बैंकरप्ट घोषित करने की कगार पे थी। गो एयर जब अपने आप को बैंकरप्ट घोषित करने की कगार में थी, उस परिस्थिति में सरकार ने क्या किया बच्चा, सरकार ने उसको बैंकरप्ट होने की इजाजत नहीं दी। सरकार ने कहा नहीं, अभी आप प्रयास कीजिए, हम आपको एक्सटेंशन दे सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन बैंकरप्सी नहीं होगी। अगर एक कंपनी बैंकरप्ट होती है तो दूसरी कंपनियां जो ऑलरेडी किसी भी प्रकार के लोन में, कर्ज के दबाव में या किसी भी टेंशन में होती हैं, वे कंपनियां क्या होती हैं, अपना कंट्रोल लूज करने लग जाती हैं और उनके दिमाग में भी वो फियर बढ़ता चला जाता है कि अगर ये गया तो मेरा भी नंबर अब आने वाला है, मेरी संपत्ति बिक जाएगी। तो इस फियर में कोई काम नहीं हो पाता। इसी वजह से सरकार जो है हर प्राइवेट कंपनी को प्रत्येक प्रकार से सपोर्ट करने की कोशिश में है। इसी के लिए बैटन का वैसे मतलब होता है छड़ी, लेकिन यहां बैटन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लगाई जा रही है इन्वेस्टमेंट के नाम पे कि नहीं आप कीजिए, सपोर्ट है, आगे बढ़िए। तो पहला स्टेप तो ये हो गया कि लोगों में सपोर्ट के नाम पे इन्होंने इन्फ्यूज किया कॉन्फिडेंस। इंडीड द गवर्नमेंट बजटरी कैपिटल स्पेंडिंग, हालांकि अगर सरकार की बजट की बात करें तो खर्च करने की भी क्षमता, ऐसी बात नहीं कम नहीं हुई है, बढ़ी है। बल्कि कोविड से पहले 3.6% खर्चा करती थी सरकार अपने बजट में, 22-23 में 4.9% हो चुका है। ये अभी तक का 2008 के बाद फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद का सबसे बड़ा ग्रोथ, एक इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है। सरकार ने खर्चे को बढ़ाया। आउट ऑफ दिस मेजॉरिटी टर्न अराउंड कैन बी एट्रीब्यूटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट विद स्टेट प्लेइंग मेजर सपोर्टिव रोल। अब ये भी कह सकते हैं कि भारत के अंदर के और भारत के बाहर के जो सपोर्टिव कैंडिडेट्स है, सपोर्टिव कैंडिडेट्स का मतलब प्राइवेट कंपनीज जो भारत के अंदर की हैं, वो तेजी से बूम करने के साथ साथ अपने आप भी बहुत सारे प्रयास कर रही ताकि और आगे से एक्सपेंड किया जा सके। साथ ही साथ भारत को फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो हमारे देश में बुलाने में भारतीय कंपनियां या भारत सरकार, राज्य सरकार कामयाब हुई है। उस कामयाबी के अंदर हम नोटिस कर सकते हैं कि तेजी में सरकार परिवर्तित हो रही है। जब बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से इन्वेस्टमेंट आता है तो प्रोग्रेस करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब ये था फर्स्ट पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था कि लोगों में कॉन्फिडेंस भरा, कॉन्फिडेंस भरने के बाद उनके अंदर के डर को खत्म किया, डर खत्म करके एस ऑफ डूइंग बिजनेस को चलाया। एस ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब उनको सुविधाएं प्रदान करी और बाहर और अंदर दोनों तरफ से इन्वेस्टमेंट प्राप्त करके काम को बढ़ाया और जीडीपी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, अब आ जाती है बात क्या, सेकंड वॉज टू रिटेन फोकस ऑन लॉन्ग टर्म मैक्रो, एक होता माइक्रो, एक होता मैक्रो। मैक्रो यानी बड़े स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान दिया। वाइल अनाउंसिंग स्ट्रक्चरल मेजर टू रिवाइव इन्वेस्टमेंट, जिसके अंदर बड़े लेवल की जो इन्वेस्टमेंट थी उनको भी उन्होंने क्या किया, स्ट्रक्चरल पैटर्न से आगे बढ़ाने की कोशिश करी विद टारगेटेड प्रोग्राम्स। उन टारगेटेड प्रोग्राम्स में लाइक द, अब जैसे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन स्टार्ट की गई, नेशनल मोनेटाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, गति शक्ति, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव एक्सेट्रा, ऐसे कुछ बड़े प्रोग्राम्स चलाए गए जिससे बड़े इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट हुए। ठीक है, द गवर्नमेंट हैज डिपिक्टेड अ स्ट्रॉन्ग पॉलिसी इंटेंट फॉर इंप्रूविंग बिजनेस क्लाइमेट। भारत को बिजनेस के लिए एक सोफिस्टिकेटेड एनवायरनमेंट बनाने के लिए, विश्व में अपनी इमेज को सुधारने के लिए यहां पर बहुत भारी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं
ताकि ताकि यहाँ पे क्या किया जा सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथन किया जा सके, स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जा सके और दूसरे देशों के आगे अपनी छवि को इंप्रूव किया जा सके। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं दूसरे देशों के आगे छवि इंप्रूव करनी, मैं बार बार इसलिए कहता हूं बच्चा क्योंकि आप नोटिस कीजिए, जब आप नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितना भारत से लॉकडाउन के अंदर लगभग 400 से ज्यादा कंपनीज ऐसी थी जो छोटी बड़ी कंपनियां भारत में इन्वेस्टमेंट करने को राजी थी, इन्वेस्टमेंट करने को राजी थी। अब इन्वेस्टमेंट करने को राजी थी तो इन्वेस्टमेंट किया या नहीं किया बच्चा, मात्र 20-25 या कुछ लिमिटेड छोटे कंपनियों ने, बहुत कम सेक्शन ने इन्वेस्टमेंट किया। मेजर कंपनी जो थी वियतनाम में चली गई जो चाइना से थी। कारण समझना है क्यों? सबसे पहला कारण तो वियतनाम चाइना का एले कंट्री है, दोस्त कंट्री है। जो लोग चाइना से व्यापार नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, वो वियतनाम से खुशी खुशी व्यापार करेंगे, जबकि सारा रॉ मटेरियल चाइना से वियतनाम में ट्रांसफर करने में आसानी रहेगी और बिल्डिंग्स को लाना ले जाना इजी हो जाएगा, मतलब काम को लाना ले जाना आसान हो जाएगा। भारत के अंदर एस ऑफ डूइंग बिजनेस की दिक्कत थी, बहुत सारे ऐसे लेबर लॉज थे, बहुत सारी ऐसी कंडीशन थी, बहुत सारी बिजनेस कंपनीज का रिव्यू ऐसा था कि विदेशों की कंपनियां हमारे देश में आके इन्वेस्टमेंट करने से कतरा रही थी, डर रही थी। उन चीजों के डर को खत्म करना सबसे ज्यादा जरूरी था और ये काम केवल सरकार कर सकती थी और कोई नहीं कर सकता था। प्राइवेट सेक्टर क्लीन अप इज ओवर। अब जो प्राइवेट सेक्टर है उसका क्लीन अप ओवर हो चुका है, यानी कि जो खत्म होना था, जो आउट होना था, वो अब खत्म, रुक चुका है। अब सारे के सारे प्रोग्रेस करने की तैयारी में। बिसाइड गवर्नमेंट एक्टिव रोल इन नर्चरिंग, नर्चरिंग होता है पालन पोषण करना, पैम्पर करना, नर्चरिंग इन्वेस्टमेंट यानी इन्वेस्टमेंट को नर्च किया जा रहा है। द स्कोर्ज ऑफ ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम, एक ऐसा सिस्टम चलाया जा रहा है जिसमें दोनों तरफ से बैलेंस बना के बैलेंस शीट बनाई जा सके। दैट वेटेड अपॉन कॉर्पोरेट सेक्टर कैपेबिलिटी फॉर एक्सपेंडिंग कैपेसिटी। अब ये इससे क्या होगा, जब दोनों तरफ से बैलेंस प्रिपेयर हो जाएगा, सरकार का भी प्राइवेट का भी, तो दोनों बैलेंस बना के और ज्यादा अच्छे से एक्सपैंड कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं तो बदल चुका है, कई चीजों में सुधार हो चुके हैं, हीलिंग पीरियड हो चुका है। अगर सुधार की बात करें तो 4 साल हो चुके हैं, रेगुलेटरी सिस्टम में बदलाव आ गए, आरबीआई भी बढ़ चढ़कर सपोर्ट कर रहा है, बड़ी बड़ी कंपनीज को रियायतें दे रहा है, ज्यादा कठोर नियम नहीं लगाए जा रहे हैं, एक तरीके से लायबल किया जा रहा है कि ठीक है आज नहीं थोड़े दिन बाद पे कर देना, दे देना, धीरे धीरे दे देना। इससे क्या होगा कि हर कंपनी से काम चलता रहेगा। एज पर द सेंटर मॉनेटरी इकोनॉमी की बात की जाए, इंडियन इकोनॉमी की बात की जाए, डेटा की बात की जाए, नॉन फाइनेंशियल सेक्टर के डेप्थ की बात की जाए तो वो डिक्लाइन शार्पली, यानी बहुत तेजी से कर्ज की जो धारा है वो गिर रही है। 16.8% थी तो 2020 और 21 में, और अब वहीं पे कर्ज लेने की क्षमता हो गई 2000 के बाद में, एक साल के अंदर, 2 सालों के अंदर 10%, 7%, 10.7%। दिस हैज हेल्प बूस्ट प्रॉफिटेबिलिटी। अब लोग कर्ज कम लेकर ज्यादा रोजगार करेंगे तो इससे क्या होगा, बेनिफिट बढ़ेगा। विद आरबीआई डेटा ऑन प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर प्रॉफिटेबल पॉइंटिंग, अब जो आरबीआई का सेक्टर है वो भी कुछ अलग अलग तरीके से प्रॉफिट्स के पॉइंट्स दिखा रहा है, जहां पे ये आंकड़े हैं, आंकड़ों के अंदर क्या है, टुवर्ड्स इंप्रूवमेंट इज नेट प्रॉफिट, यानी कि यहां पे दिखाता है कि टैक्स के बाद भी औसतन जीडीपी में प्रॉफिट देखने को मिला है कोविड के बाद से। कोविड के बाद से पहले अगर 1.2% था फाइनेंशियल ईयर 2016 से 20 तक, तो इस समय ये 1.2 से 1.7% हो चुका है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ बढ़ी है। This has reflected in an improvement in asset quality. इससे एक और फायदा मिला कि भारत की जो एसेट्स है उनकी क्वालिटी के अंदर इंप्रूवमेंट देखी जा रही है बैंकिंग सेक्टर में। एज पर आरबीआई डेटा द ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए की बात की जाए, ये प्रॉपर आपको बैंकिंग अवेयरनेस जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत के एनपीए क्या होते हैं, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं। ये अवेयरनेस का पार्ट है, इसमें आपको क्लियर समझाया जाएगा। रेशियो ऑफ ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक रिड्यूस, यानी कि उनके पास में एनपीए जो हुआ है 11.2% से 5% तो सितंबर 2000 में देखा गया है, जो कम हुआ है। यानी कि उनके पास जो बेसिकली लोन दबाव प्रेशर था वो धीरे धीरे कम होता गया है। अब ये प्रेशर यदि कम हुआ है तो प्रेशर कम होने के बाद ये सारी चीजें जो हैं दिखाती हैं, ये सारे आंकड़े दिखाते हैं कि किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी बूस्ट कर रही है, आगे बढ़ रही है। इन एडिशन टू दीज अंडरलाइन मेगा ट्रेंड,
अगर हम और चीजों को देखें तो ये बहुत ज्यादा ट्रेंड परिवर्तन हो गए हैं, जो ये पॉइंट्स अभी दिखा रहे हैं। एक तरीके से कहते हैं इन्वेस्टमेंट का जो क्लाइमेट है वो इस समय सपोर्टिंग फॉर्म में, यानी इनडायरेक्टली ये बात पॉइंट कह सकते हैं कि सरकार बस एक पॉइंट कहती है, एक बात कह रही है कि तुम बस इन्वेस्टमेंट के साथ साथ प्रोग्रेस के रास्ते निकालो, तुम बस आगे तरक्की करते जाओ, बाकी सारा काम हम अपने आप देख लेंगे, बाकी हम अपने आप सारा काम देख लेंगे। चलिए जी ठीक है। नॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी पोस्ट कंप्लीट रीओपनिंग ऑफ इकोनॉमी, इसके बाद में 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज ऑफ इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन डेटा फ्रॉम आरबीआई शो इंप्रूवमेंट ऑफ 74% एज दिसंबर 22, जो कि पहले था 19 1 पॉइंट। अब हर जगह आंकड़े इंप्रूव देख रहे हैं। आरबीआई का आंकड़ा भी देखोगे तो 4 क्वार्टर्स में, यानी पिछले 4 क्वार्टर्स में देखा जाए तो 2019 की तुलना में ये 71.9% से 74% तक बढ़ चुका है। जियोपॉलिटिक्स की बात करें, चाइना+1 की स्ट्रेटेजी की बात कर देते हैं तो स्ट्रेटेजी इज अ बिड टू डाइवर्सिफाई डिपेंडेंस ऑन ग्लोबल सप्लाई चेन बियॉन्ड चाइना। भारत ने प्रयास किया खुद से अपने सेल्फ इंडिपेंडेंस को, सेल्फ अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट अपने देश में बने, कोशिश की जा रही है कि मेड इन इंडिया या मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को फोकस किया जाए। इसमें चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी को कम करने से भी ये हुआ कि बहुत सारी कंपनीज को रास्ते मिले और अपने आप को इंप्रूव करने के पोर्शन बने। देयर इज बेनिफिटिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, वियतनाम। अब चाइना से लोगों का भरोसा कम हुआ तो इंडिया, वियतनाम और बांग्लादेश की बात हुई। हालांकि बांग्लादेश के प्रोग्रेस में देखा जाए तो भारत की तुलना में बांग्लादेश ज्यादा तेजी से तरक्की कर रहा है, जबकि बाकी देशों की तुलना में भारत बहुत तेज है। तो अंदाजा लगा लीजिए, एस होता है ना धंधा करने के फ्रीडम में, बांग्लादेश इंडिया से भी बहुत आगे निकल चुका है। हालांकि उसकी इकोनॉमी छोटी है, लेकिन परसेंटेज की बात करें तो इंडिया से आगे है, क्योंकि पॉपुलेशन भी बहुत कम है, ये बात ध्यान रखिएगा। मॉडर्नाइजेशन इन प्राइस इन्फ्लेशन एमिस्ट कंसर्न ओवर ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन। हालांकि यहाँ पे प्राइस का इन्फ्लेशन भी अगर देखा जाए तो ग्लोबल इकोनॉमी के आधार पे, जैसे ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन है उसके आधार पे बहुत कम है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो कम हो गए हैं। क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम होने से भी एक फायदा हो गया कि जितना बड़ा पैसा, जितना भारी मात्रा में हम कच्चा तेल जितना महंगा खरीदते थे तो भारत की इन्वेस्टमेंट होती थी ज्यादा। अब आरबीआई, ये भारत ने क्या किया, रशिया के साथ दोस्ती कर ली दोस्तों, आपको पता होगा। हालांकि रशिया पे दुनिया ने आर्थिक सैंक्शन लगाए, लेकिन भारत ने उन सैंक्शंस की परवाह किए बिना, भारत ने उन सैंक्शंस की परवाह किए बिना भी क्या किया, ज्यादा से ज्यादा क्रूड ऑयल परचेज किया। किससे परचेज किया? क्रूड ऑयल रशिया से परचेज किया। अब बेनिफिट क्या हुआ, जहां पे सपोज कीजिए इंडिया को $75 प्रति बैरल देना पड़ता था, अब अगर सपोज करो वहीं पे या 175 देना पड़ता था और आज के दिन उसी की तुलना में सपोज कीजिए हमें 50 बैरल देना पड़ रहा है, तो बचा हुआ हिस्सा वो हम अपनी इन्वेस्टमेंट में, तरक्की में, बाकी कामों में लगा रहे हैं, बाकी कामों में लगा रहे हैं, जिससे डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। अब ये जो डेवलपमेंट है, अब ये जो डेवलपमेंट का पार्ट है, ये एक तरीके से काफी इंपॉर्टेंट होता है। जाहिर सी बात है कि जो बड़ा खर्चा टल जाए वो बुरा थोड़ी ना होता है। अब वही बड़ा खर्चा अगर हमारा और किसी काम में लग जाए तो हम इसे ये कह सकते हैं कि हम बेनिफिट पा रहे हैं, हम मुनाफा पा रहे हैं, नुकसान नहीं पा रहे। गोइंग फॉरवर्ड, अब फाइनली अगर आगे बढ़े तो वी कंटिन्यू टू एक्सपेक्ट द इन्वेस्टमेंट ऑफ रेट इंक्रीज फर्दर। हम ये भी कह सकते हैं कि आगे अगर यही हालात रहे तो सुधार तेजी से देखने को मिल सकता है। इंप्रूवमेंट इन ऑर्डर बुक एंड प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट कोऑपरेट दिस बिलीफ। हालांकि हर एंगल से हम इस तरीके के बिलीफ को मान सकते हैं, सारे आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए। हैविंग सेड सो, वी डू एक्नॉलेज द एमरजेंस ऑफ नियर टर्म साइक्लिकल headwinds in the form of anticipated global economic slowdown and significant tightening the interest rate of the course last year. आगे बढ़ते हैं। While this could potentially slow down the rate of progress on investment revival in the near term, the long term outlook remain constructive for India। कहता है कि जिस पार्ट से, हालांकि हम देख सकते हैं कि जो परसेंटेज का फ्लो भारत को इन्वेस्टमेंट का मिल रहा है, हालांकि वो कम है, लेकिन कम होने के साथ साथ छोटी बातें में कहा जाए कि वही इन्वेस्टमेंट अगर लगातार चलता रहे, लंबे अरसे तक चलता रहा और आगे इसमें कोई रुकावट नहीं आई, बेशक कम है लेकिन लगातार, कहते हैं ना सस्टेनेबल रहे, यानी कि सस्टेन रहे, चलता रहे, तो उससे भी बेनिफिट रहेगा, कोई नुकसान नहीं होगा और आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा हिस्सा बेनिफिट का देख सकते हैं। एज अ मैटर ऑफ वैलिडेशन,
IMF data suggests India has not just seen one of the best improvement in investment rate or in the post China phase. अब IMF कहता है हालांकि हम ये तो कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, बहुत बेस्ट इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन लेकिन बट मोर इंपॉर्टेंट इट इज एक्सपेक्टेड टू सिग्निफिकेंट आउट परफॉर्म पीर ग्रुप्स इन लॉन्गर टर्म। लेकिन अगर बात की जाए तो लॉन्गर रन में औरों की तुलना में, दूसरे देशों की तुलना में इंडिया की इन्वेस्टमेंट का प्रोग्रेस रेट जो है वो बहुत ज्यादा है। इंडिया जो है तरक्की की फील्ड में और देशों की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इंडिया के अंदर जो जो चेंजेस हो रहे हैं मौजूदा सरकारों के बिहाफ पर, वो एक तरीके से रिजल्ट ओरिएंटेड है। और बड़ी बात यह कि हो सकता है कि आने वाले देशों में इंडिया भी डेवलप्ड नेशंस की लिस्ट में खड़ा हो जाए। खैर यहां तक बात खत्म होती है हमारे आज के सेक्शन की। आज के लिए कुछ कीवर्ड्स देकर जा रहा हूं आपको जो पढ़ने हैं। कीवर्ड में सबसे पहला वर्ड आपको सिर्फ एक कीवर्ड पढ़ना है एंड दैट इज एनपीए। एनपीए को पूरा स्टडी करके आइए, प्रयास कीजिए। जो जो विद्यार्थी मेरे क्लासरूम प्रोग्राम्स के अंदर है उन्हें एनपीए के बारे में स्टडी करना है। नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट्स होते हैं वो क्या है उनकी बात करके आनी है। कोशिश करना इन चीज़ों को जानिए ताकि आगे फर्दर इनके यूसेज आपको अच्छे से पता चल जाए। आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। उम्मीद करते हैं दी गई जानकारी समझ में आ रही होगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।